चलिए आइए आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे संविधान सभा के बारे में और संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ था इसके बारे में चर्चा जो है हम लोग बैक क्लास में कर चुके हैं और पूरी तरह से डिटेल्स में इस चर्चा को बढ़ाए थे कि संविधान सभा का गठन जो है कैसे किया गया था। लेकिन आज जो है संविधान सभा से और भी क्या क्या फैक्ट एग्जाम के पॉइंट व्यू से बनता है, जरा उसको भी सब भाई देख लेते हैं कि संविधान सभा से क्या क्या टॉपिक जो है अपने सबको एग्जाम के पॉइंट व्यू से बनता है। चलिए तो संविधान सभा के बारे में और भी क्या क्या फैक्ट बनता है जरा उसको भी देख लेते हैं। गठन के बारे में बैक क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके थे कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था। सबसे पहले तो इस बात को जानेंगे कि संविधान सभा की पहली बैठक जो है यदि किसी डेट में हुई थी तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को कहीं पर हुई थी तो वह है दिल्ली का सेंट्रल हॉल। दिल्ली का सेंट्रल हॉल जिसे आप हिंदी में कहेंगे केंद्रीय कक्ष। केंद्रीय कक्ष और इसी केंद्रीय कक्ष को इंग्लिश में कहा जाता है सेंट्रल हॉल। सेंट्रल हॉल। चलिए तो यहां से इस बात को भी जान गए कि संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी और 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक कहीं पर हुई थी तो वो दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुई थी। और साथ ही साथ इस बात को भी जानने का कार्य करेंगे कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उस पहली बैठक में जो है कुल 207 सदस्य भाग लिए थे। 207 सदस्य भाग लिए थे और साथ ही साथ इस बात को भी जानेंगे कि संविधान सभा के पहले बैठक में 9 महिला सदस्य भाग ली थी। तो इस बात को भी जान गए। तो जब भी आपसे पूछेगा कि संविधान सभा की पहली बैठक तो आप बोलेंगे 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। जब आपसे पूछेगा संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई थी तो संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली के केंद्रीय कक्ष में दिल्ली के सेंट्रल हॉल में संपन्न हुई थी और संविधान सभा के पहले बैठक में कुल 207 सदस्य भाग लेने का कार्य किए थे। और साथ ही साथ इस बात को भी जानेंगे कि संविधान सभा के पहले बैठक में जो है 9 महिला सदस्यों ने भाग लिया था। अब बात यहाँ से क्या आती है जरा उसको भी देखते हैं। आप कहेंगे कि भैया बैक क्लास में आप बोले थे कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या थी 389। 389 जो है कुल मेंबर जो है संविधान सभा के थे तो पहली बैठक में 207 सदस्य क्यों भाग लिए। दूसरी बात ये भी पढ़े थे सब भाई कि संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या थी 15। तो आप कहेंगे कि संविधान सभा के पहले बैठक में जो है 9 महिला सदस्य क्यों भाग लिए तो इसके बारे में जानेंगे। लेकिन एक बात और भी जान जाइए कि कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। जब कहेगा संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या तो उस समय बोलेंगे 15 महिला सदस्य
और साथ ही साथ जानेंगे जब आपको पूछेगा कि संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितने महिलाओं ने भाग लिया, तो पहली बैठक में भाग लेने वाले महिलाओं की संख्या थी 9। तो यहाँ से ये बात को भी जान गए। अब थोड़ा इस बात को जानते हैं कि आखिर 389 सदस्यों में से 207 सदस्य ही पहली बैठक में क्यों भाग लिए थे। और एक चीज जानने का कार्य करेंगे कि जो है एक क्वेश्चन और भी पूछ देता है कि संविधान सभा की पहली बैठक में बुलाने का कार्य या आमंत्रित करने का कार्य किसने किया था, तो उस व्यक्ति का नाम था एच.वी. आयंगर। यानी कि पहली बैठक में जो है आमंत्रित करने का कार्य किसी व्यक्ति ने किया था, तो उस व्यक्ति का नाम था एच.वी. आयंगर। एच.वी. आयंगर, एच.वी. आयंगर। तो यहाँ से ये बात को भी जान गए, एच.वी. आयंगर साहब के जो है आमंत्रण पर जो है संविधान सभा की जो है पहली बैठक बुलाई गई थी। और ये संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। तो ये बात जान गए। अब थोड़ा इस फैक्ट को जानते हैं कि आखिर 207 सदस्य क्यों भाग लिया था। एक चीज जानने का कार्य करेंगे कि संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग तथा देशी रियासत के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था। इस बात को जानेंगे। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी ना, उसमें मुस्लिम लीग के जो है लोग विरोध कर रहे थे। और विरोध कर रहे थे इस कारण से उनका मानना था कि हमको भारत के साथ रहना ही नहीं है, हमको तो एक अलग राष्ट्र बनाना है और उस अलग राष्ट्र का नाम रहेगा पाकिस्तान। तो हम इस बैठक में जाकर के क्या करेंगे। और दूसरा, ये देशी रियासत के बारे में बैक क्लास में सब भाई पढ़े थे कि हमारे भारत के कुछ ऐसे प्रांत थे जहां पर कि राजाओं का शासन जो है चलता था, अंग्रेजों का शासन नहीं चलता था। तो राजाओं का जो शासन चलता था वैसे क्षेत्र को देशी रियासत के नाम से जाना जाता था। तो देशी रियासत इस असमंजस में पड़ा हुआ था कि हम भारत में मिले या स्वयं एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करें। इसी असमंजस में पड़े रहने के कारण संविधान सभा में देशी रियासत जो है अपना सदस्य भेजने का कार्य नहीं किया था, जिसके कारण जो है संविधान सभा में 389 के जगह जो है 207 सदस्य ही जो है उपस्थित होने का कार्य किए थे। अब बात क्या आती है जरा उसको भी देखते हैं। आप कहेंगे कि कुल जो है 389 सदस्य था और 389 सदस्य में जो है आपका 93 जो आता है वो आता है देशी रियासत से और 73 आता है आपका मुस्लिम लीग से। तो इस दोनों के नहीं आने के बाद भी एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जो है यदि इस दोनों को घटा भी देते हैं तो यहां पर आपका जो है 166 2 चलिए 300 चलिए तो 223 सदस्य रहना चाहिए। लेकिन आप जो है क्यों कह रहे हैं कि जो है 207 सदस्य, तो बहुत अन्य भी कारण रहे थे जिसके कारण कहा जाए कि जो है इसमें से अधिकांश सदस्य जो है अन्य कारणों से भी भाग लेने का कार्य नहीं किए थे। तो ये बात को जानेंगे। लेकिन एक बात और भी जानेंगे, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जब मुस्लिम लीग और देशी रियासत के सदस्य भाग नहीं लिए थे ना, तो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल, और विंस्टन चर्चिल साहब के द्वारा कहा गया था कि संविधान सभा की प्रथम बैठक
एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। यानी कहा जाए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक का मजाक उड़ाने का कार्य जो है विंस्टन चर्चिल साहब किए थे, क्योंकि आपको पता है कि मुस्लिम लीग और देसी रियासत जो है इसमें भाग लेने का कार्य नहीं किया था। तो यहां से ये बात को भी जान गए। तो जब भी आपको पूछ देगा कि किसने कहा था कि संविधान सभा की प्रथम बैठक एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन गायब है, तो आप बोलेंगे विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। चलिए, तो विंस्टन चर्चिल साहब जो है बोलने का कार्य किए थे। अब आते हैं संविधान सभा में एक चीज जानेंगे कि जब पहली बैठक हो रही थी तो पहले बैठक में जो है अध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष कौन होगा, ये जो है निर्णय नहीं लिया जा चुका था कि अस्थायी रूप से अध्यक्ष कौन होगा, अस्थायी रूप से उपाध्यक्ष कौन होगा। तो संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया था, अध्यक्षता किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया था, तो उस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, इनके द्वारा अध्यक्षता किया गया था। और साथ ही साथ जानेंगे, जब आपको पूछ देगा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में उपाध्यक्ष कौन थे, तो उपाध्यक्ष का नाम था फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी जो है ये संविधान सभा के पहले बैठक में जो है उपाध्यक्ष का कार्य किए थे। और संविधान सभा की प्रथम बैठक में अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था, क्योंकि जितने भी 207 सदस्य उपस्थित थे ना, उस 207 सदस्य में सबसे कोई बुजुर्ग सदस्य थे, तो उन बुजुर्ग सदस्य का नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से ये बात को जान गए। अब संविधान सभा की दूसरी बैठक जो है यदि होती है, तो दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को 1946 ईस्वी को संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को होती है। और इसी दूसरी बैठक में जो है अस्थायी रूप से चुन लिया जाता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होंगे और संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन होंगे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इसी बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। और एक चीज जानेंगे, ये जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे, ये अस्थायी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए थे और इस पर आम सहमति बनाने का कार्य किसी व्यक्ति ने किया था। तो उस व्यक्ति का नाम था जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। तो यहां से ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो जब भी आपको पूछ देगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध चुने गए थे, उसके लिए आम सहमति जो है बनाने का कार्य किसने किया था, तो जेबी कृपलानी साहब किए थे। जेबी कृपलानी साहब का मानना था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विरोध में कोई खड़ा नहीं होइए और उसे जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है चुना जाए। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे, इसी बैठक में जो है उपाध्यक्ष जो है चुन लिया गया था और अस्थायी उपाध्यक्ष जो चुना गया था उस व्यक्ति का नाम था एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे, एक और उपाध्यक्ष चुने गए थे जिनका नाम था वी.टी. कृष्णामाचारी। कृष्णामाचारी। तो ये बात को भी जान लिए कि संविधान सभा की दूसरी बैठक में जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया
और साथ ही साथ उपाध्यक्ष में जो है HC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी साहब को चुना गया, यानी उपाध्यक्ष 2 थे, अध्यक्ष 1 थे। और दूसरी बैठक जो है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। तो ये हो गया। अब संविधान सभा की तीसरी बैठक जो है, ये तीसरी बैठक होती है किसी डेट में, तो ये होता है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 ईस्वी। और ये तीसरी बैठक जो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को होती है, तो इसमें उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा के समक्ष, और प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी और 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया था, और उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। अब आपके दिल दिमाग में ये बात चलता होगा कि ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है, जरा इसके बारे में बताइए। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है, एक चीज जानेंगे, हम जो अपने संविधान का निर्माण करने जा रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, हमारे सरकार की प्रकृति कैसी होगी, सरकार किन किन उद्देश्यों को लेकर कार्य करेगी, इन सारी बातों का जो है वर्णन यदि किसी प्रस्ताव में मिलता है तो इसी प्रस्ताव में मिलता है। इसी कारण से जो है इस प्रस्ताव को उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक बात और भी ध्यान देंगे कि भले उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को रखा गया था, लेकिन जब आपसे पूछेगा कि उद्देश्य प्रस्ताव को जो है स्वीकार कब किया गया, तो उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 ईस्वी। 22 जनवरी 1947 ईस्वी, क्योंकि जब ये उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू साहब संविधान सभा के समक्ष रखे थे, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश के संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर साहब का मानना था कि जब तक मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हो जाते हैं तब तक जो है इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी कारण से इस 13 दिसंबर 1946 ईस्वी के डेट में उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया था, और स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 ईस्वी को किया गया था। और जब आपको पूछ देगा उद्देश्य प्रस्ताव में जो है कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो उद्देश्य प्रस्ताव में कुल 8 अनुच्छेद हैं। 8 अनुच्छेद। तो यहाँ से ये बात को भी जान गए कि 8 पॉइंट हैं, 8 आर्टिकल हैं कहा जाए उद्देश्य प्रस्ताव में। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी याद रखेंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव को वर्तमान भारतीय संविधान में प्रस्तावना का आधार कहा जाता है। तो जब भी आपसे पूछेगा कि वर्तमान समय में जो भारतीय संविधान में प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना का आधार किसे कहा जाता है, तो हमारे देश के संविधान में जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना का आधार कहा जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव को कहा जाता है। तो ये बात भी जान गए कि तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 ईस्वी, उसके बाद जो है इसी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पर जो है रखा गया था, लेकिन पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 ईस्वी को, और पारित करने वाले व्यक्ति का नाम था जवाहरलाल नेहरू। और साथ ही साथ ये भी जान गए कि भारतीय प्रस्तावना का आधार इसी उद्देश्य प्रस्ताव को कहा जाता है। तो जैसे ही उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 ईस्वी को
जैसे ही स्वीकार कर लिया गया संविधान सभा के द्वारा, तब जो है संविधान निर्माण के लिए छोटी छोटी समितियों का गठन किया जाने लगा। और छोटी छोटी समितियों का जो गठन किया जाने लगा, उसी समिति में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट समिति आता है जिसका नाम है प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कोई थे, तो उन व्यक्ति का नाम था भीमराव अंबेडकर। तो आइए जरा प्रारूप समिति को समझने से पहले थोड़ा भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में जान लेते हैं कि एग्जाम में इनसे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, चलिए भीमराव अंबेडकर के बारे में जानेंगे कि इन्हें संविधान का जनक या जननी कहा जाता है। जनक या जननी कहा जाता है, जननी कहा जाता है। तो जब भी आपको पूछेगा कि भारतीय संविधान का जनक या जननी किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे भीमराव अंबेडकर। लेकिन पहली बार भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक या जननी कहकर पुकारने वाले कोई व्यक्ति थे, तो उस व्यक्ति का नाम था केवी राव। केवी राव यानी सबसे पहले इन्होंने ही जो है बोले थे कि भारतीय संविधान का असल में जनक या जननी किसी को कहा जाए तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाए। तो जब भी आपको पूछेगा कि भीमराव अंबेडकर को पहली बार संविधान का जनक या जननी कहकर किसने पुकारा था, तो उस व्यक्ति का नाम था केवी राव। दूसरा एक चीज और भी जानेंगे, भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म को स्वीकार लिया था। तो जब भी पूछेगा कि स्वतंत्रता क्रांति के दौरान देश के ऐसे राजनेता कौन थे जो जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म को स्वीकार लिए थे, तो बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाले यदि कोई व्यक्ति थे तो उस व्यक्ति का नाम था भीमराव अंबेडकर। बौद्ध धर्म को स्वीकार लिए थे, स्वीकार किए थे। चलिए तीसरा एक चीज और भी जानेंगे कि भीमराव अंबेडकर साहब को आधुनिक युग का मनु, आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। और इनके द्वारा दो प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई है, और वह लिखी गई है, एक पुस्तक का नाम है हिंदू धर्म की पहेली, हिंदू धर्म की पहेली, हिंदू धर्म की पहेली। और दूसरी पुस्तक का नाम है पाकिस्तान का विचार, पाकिस्तान का विचार, पाकिस्तान का विचार। ये दो पुस्तक जो है भीमराव अंबेडकर साहब जो है लिखे थे। और ये पाकिस्तान का विचार नामक पुस्तक 1940 ईस्वी में ही लिख दिए थे। इनको पहले ही आभास हो चुका था इस बात का कि भारत से पाकिस्तान अलग होकर के ही रहेगा, भारत में रहने का कार्य नहीं करेगा। उन सारी बातों का वर्णन जो है इसी पुस्तक में करने का कार्य किए हैं, पाकिस्तान का विचार और ये हिंदू धर्म की पहेली। इनके द्वारा जो है दो पुस्तक लिखी गई थी। एक और भी अंबेडकर साहब के बारे में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, वह कौन से भारतीय राजनेता थे जो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिए थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेने वाले यदि कोई राजनेता थे तो उस राजनेता का नाम था भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर साहब भारत छोड़ो आंदोलन में जो है भाग लेने का कार्य नहीं किए थे। तो यहाँ से इस बात को भी याद रखेंगे। अब थोड़ा और भी आते हैं, अंबेडकर साहब के बारे में जानते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बनता है। एक चीज जानेंगे कि आपको पता है तो इस बात का हो गया है कि हमारे देश में संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर साहब को कहा जाता है। और भीमराव अंबेडकर साहब को जो संविधान का निर्माता कहा जाता है, तो इसमें ये संविधान सभा का सदस्य कहाँ से चुनकर के आए थे, तो जरा इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो एक चीज जानेंगे कि संविधान सभा का सदस्य बनने के लिए इन्होंने सबसे पहले बम्बई से चुनाव लड़ा था, लेकिन ये बेचारे बम्बई से चुनाव हार गए थे। तब जो है एक चीज जानेंगे कि बम्बई से चुनाव हारने के बाद
ये बंगाल से जो है चुनाव लड़े, और बंगाल से चुनाव जो लड़े तो वहां मुस्लिम लीग की सहायता से जीत गए। और मुस्लिम लीग की सहायता से जब जीत गए तो देखिए कि फिर एक ऐसी घटना घट जाती है, ज्यों-ज्यों करीब आज़ादी आते जाती है तो पाकिस्तान का अलग होने का रास्ता साफ साफ दिखाई देने लगता है। और जब साफ साफ दिखाई देने लगता है तो उस कंडीशन में जो है ये बंगाल जो है पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है। और पूर्वी पाकिस्तान में चले जाने के बाद यहाँ से जो है ये सीट खाली हो जाता है। और जब सीट खाली हो जाता है तो एक चीज जानेंगे, हमारे देश के संविधान के संवैधानिक सलाहकार कोई थे, तो उस व्यक्ति का नाम था बी.एन. राव। बी.एन. राव, बी.एन. राव, बी.एन. राव के द्वारा जो है तब संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हें कहा जाता है कि भीमराव अंबेडकर का जो है संविधान निर्माण करने के लिए योगदान बहुत जरूरी है। यदि भीमराव अंबेडकर नहीं रहेंगे तो संविधान का जो एक रूप रहना चाहिए वो रूपरेखा नहीं मिल सकता है। इसी कारण से हर हाल में भीमराव अंबेडकर को जो है संविधान सभा का सदस्य बनाया जाए। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उस समय बंबई के जो है एक प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था बीजी खेल। बीजी खेल, और ये बीजी खेल इनका पूरा नाम था बाल गंगाधर खेल। और बंबई के प्रधानमंत्री थे उस समय। यदि किसी एक एरिया का प्रमुख व्यक्ति होता था कोई तो उसे प्रधानमंत्री कहा जाता था। तब जो है राजेंद्र प्रसाद साहब जो है बीजी खेर को एक पत्र लिखे, और पत्र लिखने के बाद बोले कि बंबई से कोई एक सीट खाली करवाइए और ये वहां से जो है पुनः भीमराव अंबेडकर साहब को चुनाव लड़ाया जाएगा। तब एक चीज जानेंगे कि बंबई से एक सीट खाली करने वाले व्यक्ति का नाम था M.R. जयकर। M.R. जयकर, इन्होंने जो है अपना सीट खाली किए, अपने पद से इस्तीफा दिए, और तब जो है पुनः कहा जाए कि भीमराव अंबेडकर साहब बंबई से चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद जीत करके आए और फिर जो है संविधान सभा का सदस्य बने थे। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन सब भाई को बनता है। थोड़ा एक चीज जान लेंगे, जब आपको पूछ देगा कि भीमराव अंबेडकर जो है संविधान सभा में सदस्य कहाँ से चुन करके आए थे, तो एक बात आपको याद रखना पड़ेगा, वह बंबई और बंगाल दोनों ऑप्शन में रहेगा तो मारना पड़ेगा आपको बंबई में, क्योंकि बंगाल में बहुत कम समय के लिए जो है सदस्य बन करके रहे थे बंगाल से, और बंगाल तो चला गया पूर्वी पाकिस्तान में। तो ये भी, और जब आपको ये पूछेगा कि संविधान सभा में जो है भीमराव अंबेडकर पहली बार जो है सदस्य किस स्थान से चुन करके आए थे, तब आप बोलेंगे बंगाल, नहीं तो ऐसे आपको मारना पड़ेगा बंबई में जो है मारना पड़ेगा। तो यहाँ से ये बात को भी जान गए। तो अब आते हैं थोड़ा सा और भी चर्चा करते हैं किसी के बारे में, तो वो चर्चा करते हैं बी.एन. राव के बारे में। बी.एन. राव, बी.एन. राव, ये बी.एन. राव साहब के बारे में थोड़ा जानेंगे। ये भारतीय संविधान का भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक सलाहकार थे। चलिए, तो यहां से इस बात को भी जान गए। जब आपको पूछेगा कि भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो वो बी.एन. राव थे। अब आपके दिल दिमाग में ये भी चलता होगा कि ये जब संवैधानिक सलाहकार थे तो संविधान सभा के सदस्य होंगे। नहीं भैया, हमेशा याद रखेंगे बी.एन. राव जो है एक ICS अधिकारी थे, बहुत ही महान जानकार व्यक्ति थे। इस बात को जानेंगे, उन्होंने भारत के जो है संविधान के निर्माण में तो अहम योगदान दिए ही दिए, साथ ही साथ म्यांमार के जो है संविधान के निर्माण में भी इनका अहम योगदान रहा है। जिस तरह से जो है एक क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा, पूछा जाता है वह कौन से व्यक्ति थे जो 2 देशों का राष्ट्रगान लिखे हैं, तो उस व्यक्ति का नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर साहब के द्वारा भारत का भी राष्ट्रगान लिखा गया है और बांग्लादेश का भी जो है राष्ट्रगान लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार से
बी.एन. राव साहब के बारे में एक क्वेश्चन पूछ देता है, वह कौन से व्यक्ति हैं जो दो देशों के संविधान निर्माण में अहम योगदान दिए हैं? तो बी.एन. राव साहब हैं जो कि भारत के संविधान निर्माण में इनका अहम योगदान रहा है। और साथ ही साथ जो है जानेंगे कि म्यांमार के संविधान निर्माण में भी इनका अहम योगदान रहा है। तो ये बात को भी जान गए सब कोई। अब आते हैं एक क्वेश्चन बी.एन. राव साहब से और भी क्या बनता है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जज बनने वाले पहले कोई भारतीय थे, तो पहले भारतीय व्यक्ति का नाम है बी.एन. राव। तो यहां से ये भी आप जान जाइए कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले कोई पहले भारतीय व्यक्ति थे, तो उनका नाम था बी.एन. राव। और बी.एन. राव के द्वारा जो है कहा जाए कि भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। तो यहाँ से ये भी जानेंगे, जब आपको पूछेगा कि भारतीय संविधान का प्रारूप, जिसको आप इंग्लिश में कहेंगे मॉडल, भारतीय संविधान का मॉडल किसने तैयार किया था? तो भारतीय संविधान का मॉडल तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम था बी.एन. राव। पूछेगा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जज बनने वाले पहले भारतीय व्यक्ति, तो बी.एन. राव साहब थे। और साथ ही साथ ये भी जान रहे हैं सब भाई कि दो देशों के संविधान निर्माण में योगदान देने वाले व्यक्ति का नाम जो है बी.एन. राव था। तो यहाँ से ये बात को भी जान गए। अब थोड़ा आगे और भी देखते हैं कि अब हम बात करेंगे समिति के बारे में, क्योंकि अभी जस्ट बोले थे कि 22 जनवरी 1947 ईस्वी को जैसे ही भारतीय संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, तो उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद जो है छोटी छोटी समितियों का गठन किया जाता है। उसी समितियों में जो है एक महत्वपूर्ण समिति का नाम है प्रारूप समिति। तो आइए यहाँ से इस बात को जानते हैं कि प्रारूप समिति के बारे में। जब भी आपको पूछेगा कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 ईस्वी। प्रारूप समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947 ईस्वी। अब आपको पूछेगा कि प्रारूप समिति का कार्य क्या था, तो आपको ये बोलना पड़ेगा बी.एन. राव के द्वारा जो भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था, मॉडल तैयार किया गया था, उस पर विचार विमर्श करना। तो भारतीय संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करना ये जो है कहा जाए प्रारूप समिति का जो है कार्य था। और साथ ही साथ जानेंगे प्रारूप समिति में कुल 8 सदस्य थे। 8 सदस्य। जब भी आपको पूछेगा प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या, तो प्रारूप समिति में कुल 8 सदस्य थे और अध्यक्ष जो है कोई थे, तो इस समिति का उनका नाम था भीमराव अंबेडकर। तो लीजिए अंबेडकर साहब जो है कहा जाए प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष थे। अब एक क्वेश्चन आपको ये याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में जब जाते हैं ना, तो आपको करता क्या है कि
पूछ देता है इसमें कि इनमें से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो आइए जरा उसको भी जानेंगे कि प्रारूप समिति के इनमें से कौन कौन सदस्य नहीं थे। ऐसे तो आप कहिए कि प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य ही थे, और 7 सदस्य थे तो एक जो है, एक की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद जो है एक दूसरे व्यक्ति आ जाते हैं, और तो उनको लगा कि जब आपको पूछेगा कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य हुए थे, तो कुल तब तो 8 हो जाएगा। 8 व्यक्ति के आधार पर 8 हो जाएगा, लेकिन पद के आधार पर कहा जाए तो 7 ही रहेगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना पड़ेगा। प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7, तो 7 जो है, तो 7 में एक ट्रिक याद रखेंगे, एक असेडी भीम, एक असेडी भीम। चलिए, ए से जो है एन माधव राव, एन माधव राव, और एक दूसरे व्यक्ति थे, उनका नाम था एन गोपाला स्वामी आयंगर, गोपाला स्वामी आयंगर, आयंगर। चलिए, दूसरा आपको जब पूछेगा तो कौन से होगा, कन्हैया लाल, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, मणिक लाल मुंशी। और से होगा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अय्यर से होगा सैयद मोहम्मद सादुतुल्ला, मोहम्मद सादुतुल्ला, सादुतुल्ला। डी से होगा डीपी खेतान, डीपी खेतान। और भीम से भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। चलिए, तो यहां से अब आप देख लीजिए, आपको ये ट्रिक याद रखना पड़ेगा। एक असेडी भीम, ए से बोलेंगे एन माधवराव, एन गोपाला स्वामी आयंगर, क से कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, और से अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, से सैयद मोहम्मद सादुतुल्ला, डी से डीपी खेतान, भीम से भीमराव अंबेडकर। हाँ, एक बात और भी जानेंगे कि यही डीपी खेतान साहब की मृत्यु हो जाती है, और जब डीपी खेतान साहब की मृत्यु होने के बाद जो है वीटी कृष्णामाचारी, वीटी कृष्णामाचारी को प्रारूप समिति का जो है सदस्य बनाया जाता है। तो यहाँ से ये भी जान गए कि व्यक्ति के आधार पर कुल 8 व्यक्ति इस समिति के सदस्य बने थे। ऐसे आपको पूछेगा तो आप बोलेंगे प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। तो यहाँ से ये बात को भी सब कोई जान गए। अब थोड़ा सा और भी क्या प्रारूप समिति से एक क्वेश्चन पूछा जाता है अपने सब भाई को कि प्रारूप समिति के वह कौन से सदस्य थे जो मुस्लिम लीग से संबंधित थे। तो मुस्लिम लीग से संबंधित रहने वाले एकमात्र व्यक्ति कोई थे, तो उस व्यक्ति का नाम था सैयद मोहम्मद सादुतुल्ला। ये जो है मुस्लिम लीग के सदस्य थे, इस बात को आप जानेंगे। जब आपको पूछेगा कि जो है प्रारूप समिति के वह कौन से सदस्य थे जो कि पूर्ण रूपेण कांग्रेस से संबंधित थे, तो एक चीज जानने का कार्य करेंगे। उस व्यक्ति का नाम था कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। ऐसे तो आप एक बात जानिए, थोड़ा जब डिटेल्स में जानना चाहेंगे तो आप जानिए। आपको पता है कि सैयद मोहम्मद सादुतुल्ला साहब तो मुस्लिम लीग के सदस्य थे। कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी जो है कहा जाए कि ये कांग्रेस के सदस्य थे। लेकिन जब आपको पूछ देगा कि जो है इसमें से एक थोड़ा सा बात आप जानिए कि
सैयद मोहम्मद सादुतुल्लाह को छोड़ करके अन्य जितने भी सदस्य थे ना, वो कहा जाए कांग्रेस के ही बैनर तले जो है चुनाव जीतने का कार्य किए थे, लेकिन वह कांग्रेस का मूल रूप से सदस्य नहीं थे, इस बात को भी जानेंगे। और जो है इनको संविधान सभा में लाने का मुख्य कारण ये था कि ये किसी न किसी विशेष क्षेत्र के जानकार व्यक्ति थे। कोई व्यक्ति खेल के क्षेत्र का जानकार व्यक्ति था, तो कोई कला के क्षेत्र का जानकार व्यक्ति था, कोई औद्योगिक क्षेत्र का जो है जानकार व्यक्ति था। इसी कारण से जो है कहा जाए कि इसको संविधान सभा का सदस्य बनाया गया था। अन्यथा कहा जाए कि मूल रूप से जो है कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी ही सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि कांग्रेस के सदस्य थे। सैयद मोहम्मद सादुतुल्लाह जो है कहा जाए कि ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे। उसके अलावा जो ये 5 कैंडिडेट को का जो आप नाम देख रहे हैं, ये पांचों कैंडिडेट भले कांग्रेस के बैनर तले जो है जीत करके आए थे, लेकिन यह मूल रूप से कांग्रेस का सदस्य नहीं थे। तो यहाँ से इस बात को भी सब कोई जान गए कि प्रारूप समिति के बारे में जब भी आपको पूछेगा तो आप बोलेंगे प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। प्रारूप समिति का कार्य क्या था, तो BN राव साहब के द्वारा जो भारतीय संविधान का प्रारूप यानी मॉडल तैयार किया गया था, उस पर विचार विमर्श करना ही इनका मुख्य काम था। और साथ ही साथ ये भी जाने कि इसमें कुल जो है 7 सदस्य थे। व्यक्ति के आधार पर 8 व्यक्ति जो है इसका सदस्य बने थे। और DP खेतान की मृत्यु के जगह VT कृष्णामाचारी साहब आ जाते हैं। हाँ, ये चीज भी जान गए। और जब आपको पूछेगा इसमें से जो है प्रारूप समिति में से कांग्रेसी सदस्य, तो कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी या और ये सैयद मोहम्मद सादुतुल्लाह, ये जो है आपका मुस्लिम लीग के सदस्य थे। तो इतना आज सब कोई भाई जान गए हैं। नेक्स्ट क्लास जो है फिर लेंगे, तब जो है और भी डिटेल्स में इसका चर्चा करेंगे। आज इतना ही रहने देंगे। ऑल दैट्स, थैंक यू।